अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फर्रुख सुहेल गोइंदी। आज मैं अपनी हाल ही में शाया होने वाली किताब मैं हूं जहांगीर का एक बाब है, उसके कुछ इक़्तिबासात आपसे शेयर करूंगा। बाब का नाम है शहजादों का जजीरा और जलावतन कम्युनिस्ट। बहरी कश्ती में दाखिल होने वाला मैं आखिरी मुसाफिर था। मैंने अंदर कदम रखा तो दो मलाहों ने बहरी कश्ती का मोटा सा रस्सा लंगर से जुदा कर दिया और उनके साथी ने ज़मीन और स्टीमर को मिलाने वाले तख्ते को बड़ी ताकत से हटा दिया। बहरी स्टीमर का भोंपू वाकई भोंपू था। भोंपू की आवाज़ बासफोरस के दोनों किनारों से टकराई तो मालूम हुआ कि बहरी जहाज़ का भोंपू क्या होता है। भोंपू बजाता हमारा स्टीमर शहजादों के जजीरों की तरफ गामजन हो गया। बहीरा मारमरा के वस्त में वाक़या इन 9 जजीरों से लातादाद कहानियाँ, हक़ाइक़, वाक़यात और मुग़ालते मंसूब हैं। इन 9 में से 4 बड़े जजीरे हैं जो सियाहों और मकामी लोगों में ज़्यादा मकबूल हैं, और इनमें से सबसे बड़ा जजीरा ब्यूक अदा है, जिसका रकबा 2.11 मुरबा मील है। बाकी 3 जजीरों में हाइबेली अदा इस्तांबुल के शहरियों में ज़्यादा मकबूल है। वो गर्मियों में इसके साहल पर नहाने आते हैं, जबकि ब्यूक अदा यानी बड़ा जजीरा गैर मुल्की सियाहों की दिलचस्पी का बायस है। सबसे छोटे जजीरे ताउशान अदा यानी खरगोशों का जजीरा, इसका रकबा 1885 मुरबा मीटर है। कबा ताज से चलते हुए हमारे स्टीमर में सियाहों और मकामी लोगों के अलावा 10-12 चर्ब ज़बान ख्वांचा फरोश भी सवार हुए, जिन्होंने दौरान सफ़र अपने दिलचस्प कारोबारी खुतबों के हवाले से मुसाफिरों की दिलचस्पी का समा बांध दिया। शहजादों के जजीरे दर हकीकत बहीरा मरमर के अंदर उभरी पहाड़ी चोटियां हैं। जब आबनाए बासफोरस से हमारा स्टीमर बहीरा मारमरा में मुड़ा तो गहरे पानियों की आगोश में शहजादों के जजीरे जल्दी ही दिखाई देने लगे। एक खांचा फरोश अपना माल बेचता तो दूसरा चला आता। इसी दौरान एक वायलिन नवाज भी आ गया। वायलिन क्या बजा, नीले पानी में चलते बहरी बेड़े में सब मुसाफिर इसके सुरों के जादू में गुम हो गए। एक तुर्क आशिक जोड़ा समुंदर, चारों तरफ नज़ारों, वायलिन की पुरसोज आवाज़ और सब मुसाफिरों से बेनियाज इश्क व मोहब्बत का बेनियाज इजहार करता रहा। कबाताश से चलते ही उन्होंने इश्क व मोहब्बत के अहदो पैमा हाथों में हाथ, लबों से आवाज़ निकालने की बजाय इनके मिलाप से जो इजहार किया, वो मेरे जैसे पाकिस्तानी के लिए हैरान कुन और दिलचस्पी का बायस था। जवां साल तुर्क महबूबा अपने आशिक की गोद में ऐसे बैठी मोहब्बत का अमली मुजाहरा कर रही थी कि अगर वो गोद से निकली तो बहीरा मरमर में जा डूबेगी। स्टीमर के साथ उड़ने वाले इस्तांबुल के बगले इस इंतज़ार में थे कि कोई उनके लिए नवाले फेंके। मैंने होटल से चलते वक्त अपने बैग में उनके लिए 4-5 सीमित रख ली थी। एक टुकड़ा जो फेंका तो सब बगले 1 फुट से भी कम फासले पर मेरे हवा में उछलते लुकमों को उचकने लगे। मेरे बाद एक उधेड़ उम्र खातून ने बेड़े में चाय और सिमत फरोश से सिमत खरीदी और वो भी इस खेल में शामिल हो गई। बस फिर क्या था, स्टीमर के साथ सैकड़ों बगले परवाज़ करते और अपनी आवाज़ों का जादू जगाते हुए सिमत के टुकड़ों को उचकने लगे। उनकी परवाज़ हमारे स्टीमर के हमसफ़रों के साथ एक शानदार मंजर तख्लीक कर रही थी। अब मैं कुछ इक़्तिबास आगे चाहकर पढ़ता हूँ इसी चैप्टर के हिस्से से। हाइबेली अदा के साहिल के साथ हमारा स्टीमर लंगर अंदाज हुआ तो इस जजीरे के कुदरती हुस्न के साथ साथ इंसानी तख्लीकात का हुस्न भी काबिल दीद था।
ज़्यादातर विक्टोरिया स्टाइल की इमारत, जिनमें से अक्सर खासी कदीम थी। इस जजीरे में यूनानियों के कदीम गिरजा घर भी हैं, जो अभी तक तुर्क और यूनानी हुकूमत के तहत खुसूसी देखभाल के सबब कायम हैं। इनमें एक यूनानी गिरजाघर बाज़ंतीनी बादशाह हश्तम पीलियालोगोस ने तामीर करवाया। हाइबेलियादा नामी शहजादों के इस रोमानवी जजीरे में मारूफ तुर्क कम्युनिस्ट शायर नाज़म हिकमत ने 1913 से 1918 तक नेवी स्कूल में तालीम हासिल की। कदा के खूबसूरत जजीरे के करीब हुआ तो मेरे जैसे गैर मुल्की सियाहों की बेचैनी एक सी थी, जबकि मुकामी लोग इत्मीनान से अपनी मंजिल का इंतज़ार कर रहे थे। मैं अपनी सीट से उठकर स्टीमर के जंगले के साथ आ खड़ा हुआ। तेज़ हवा ने मेरे घुंघराले बालों को बिखरा दिया और हवा की खुनकी ने मेरी सुस्ती को मुकम्मल तौर पर रोन डाला। मैं अपने स्टीमर के ब्यू कदा के साहलों से करीब होने के नज़ारे से लुत्फ़अंदोज़ हो रहा था। एक सियाह जब अपनी किसी मंजिल के करीब होता है तो इस कैफियत से कोई सियाह ही आशना हो सकता है। आगे जाके लिखता हूँ, बहीरा मरमरा का सबसे बड़ा जजीरा अपने कुदरती हुस्न में भरपूर है और इस हुस्न में इंसानी तख्लीकात ने इजाफा किया है, कमी नहीं। ऐसे लगा हम किसी यूनानी बस्ती के करीब आ पहुंचे हों। तीन तरह से देखना था, पैदल, बग्घी पर और साइकिल की सवारी। मेरे पास काफ़ी वक्त था। बग्घी और साइकिल का भाड़ा आज खाने से नागा की बदौलत ही मुमकिन था, और वो था सालम बग्घी की बजाय दूसरी सवारियों के हमरा, जबकि साइकिल सालम लेना मजबूरी थी। घोड़ों की 8 टांगों की चाप थी और सड़क के दाएं बाएं जानिब एक से एक बढ़कर हवेली, जिनमें ज़्यादातर लकड़ी का काम हुआ था। शहजादों के इस जजीरे के वस में आकर बग्घियों ने यकायक ब्रेक लगाई। ये ब्यू कदा की चोटी थी, ईसा तेपे। यूनानी दौर में भी इस चोटी का नाम यही था। ज़बान बदली, नाम नहीं बदला। बाज़ंतीनी शहंशाह जस्टिस दोम ने यहाँ मसीही राहबों की अजीम शान खानका बनवाई, जहाँ बाज़ंतीनी सल्तनत के मुख्तलिफ खित्तों से पादरी, राहब और राहबाएँ आते और मजहबी तालीमात हासिल करते। इसके अलावा यहाँ दीगर यूनानी और आर्मीनियाई गिरजाघर भी थे। 5 सड़कें जजीरे की मुख्तलिफ सिमतों को जा रही थी। वहाँ एक बेंच पर सस्ताने के लिए बैठा तो कुछ देर बाद एक नहायत ज़हीफ तुर्क खातून सब्ज़ी लदी हुई एक छोटी सी ट्राली लिए फूली सांसों के साथ इसी बेंच पर आ बैठी। ज़हीफ खातून के सांस इसके काबू में आए तो मैंने इस खातून से पूछा, क्या आप यहीं रहती हैं? हाँ, मैं इसी जजीरे की मकीन हूँ, पिछले 30 बरस से यहीं रहती हूँ। फिर मैंने बड़े अदब से पूछा, क्या आप मेरी मदद करेंगी कि रूसी कम्युनिस्ट लीडर लियोन ट्रॉट्स्की का घर किधर है? वो मेरे सवाल पर चौंकी और हैरानगी से पूछने लगी, ट्रॉट्स्की कौन है? तुर्क जो गलियों के आवारा नौजवानों की तरह दाएं बाएं हाथ में तस्बीह के दानों से खेल रहा था, वो मेरी तरफ गौर से देखते हुए बड़ा और टूटी फूटी इंग्लिश में पूछने लगा, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? तसल्ली हुई कि राहगीर तुर्क अंग्रेज़ी भी जानता है और मेरी रहनुमाई भी करना चाहता है। मैंने कहा, मुझे ट्रॉट्स्की के उजड़े घर जाना है। गलियों में आवारा गर्दी करता वो तुर्क नौजवान मेरे सवाल पर फ़ौरन बोला, ओहो, तो कहो कि मुझे रूसी कम्युनिस्ट के घर या ना रूस मेंशन। इसके बाद उसने पूछा, मुमलिकत? जी, मैं पाकिस्तानी हूँ। मेरे मुंह से पाकिस्तान का नाम सुनकर शहजादों के जजीरे के इस आवारागर तुर्क नौजवान को खुशी हुई तो हुई, मगर उसकी अपनी तसल्ली भी खूब हुई। मैं इस लम्हे जजीरे के गलियों के इस आवारागर्द की हकीकत को जान चुका था, जो मुसलसल अपनी तस्बीह के दानों से खेले जा रहा था।
بنائی, یہ کتاب میں نہیں لکھا, تو وہاں پر ساتھ والے جزیرے میں حائبلی ادا میں آگ لگی تھی. تو یہ اس ویڈیو کا نظارہ بھی دیکھتے جائیں آپ میری کتاب کے جو اقتباسات سننے کے ساتھ ساتھ. تو میں نے یہ محفوظ کر لیا, 2021 جون کو یہ میں نے شاید بنائی تھی, تو یہ بھی آپ دیکھ لیں. آگے اقتباس ہے جزیرے کا, یہ آوارہ گرد انورٹڈ کوما میں. اس جزیرے کی ہر چیز, جگہ اور جہاں آنے جانے والوں سے جس قدر آگاہ تھا, اس کی حقیقت کو جاننا میرے جیسے ایکٹیوسٹ کے لیے مشکل نہ تھا کہ اسی طرح کے آوارہ گرد انورٹڈ کوما میں لاہور کی سڑکوں پر دن رات میرا پیچھا کرتے رہتے تھے. گلی کی ڈھلان سیدھی جا کر بحیرہ مرمرا کے پانیوں کو چھو رہی تھی اور وہاں جنگلی جھاڑیوں نے گلی کو بند کر رکھا تھا. دائیں بائیں جدید ولاز تھے جو ان کے مکینوں کی دولت کی عکاسی کر رہے تھے. ہر ولا کے اندر سوئمنگ پول بھی تھا. ایک خوبصورت ولا کے اندر نوجوان خواتین پول پارٹی کر رہی تھیں. ان کی آوازیں مشہور ترک میوزک کے ساتھ گلی تک سنی جا سکتی تھی. میں آہستہ آہستہ قدم اٹھائے ہوئے ٹروٹسکی کی جلا وطنی کے ماہو سال کی پناہ گاہ کی دیوار کے ساتھ چلنے لگا. ولا کی ٹوٹی دیواروں پر سرخ رنگ و روغن کے آثار ابھی تک موجود تھے. کھنڈر گھر, کہیں چھت نہیں تو کہیں ٹوٹی سیڑھیاں. بحیرہ مرمرا کے پانیوں کو چھوتا یہ کھنڈر جب آباد تھا تو کس قدر خوبصورت لگتا ہوگا. ولادیمیر لینن کے انتقال کے ساتھ ہی سوویت یونین میں اقتدار کی کشمکش کے نتیجے میں اسٹالن ایک طاقتور لیڈر کے طور پر ابھرا, جس نے مزدوروں و محنت کشوں کی اس عظیم الشان ریاست کو اپنے انداز میں چلانے کا فیصلہ کیا. ایسے میں لیون ٹروٹسکی, جو لینن کے ساتھ سوویت انقلاب کا راہبر تھا, اس کے لیے اب سیاست اور جدوجہد ہی ممکن نہیں بلکہ جینا بھی ناممکن ہو گیا. 12 فروری 1929 کو اسٹالن نے ٹروٹسکی کو سوویت یونین سے جلا وطن ہونے پر مجبور کیا اور وہ ترکی میں لیون صدوف کے نام سے داخل ہوا. ترکی اس وقت اپنے بانی قائد مصطفیٰ کمال پاشا اتا ترک کی قیادت میں نئی ریاست کی تعمیر و ترقی میں آغاز کر رہا تھا اور ترکی میں کمیونسٹ پارٹی اور کمیونسٹوں کی سرگرمیاں ممنوع قرار دے دی گئی تھی. اتا ترک نے لیون ٹروٹسکی کو اپنے ہاں سیاسی پناہ دیتے ہوئے اسٹالن حکومت سے کہا, انورٹڈ کوما میں ٹروٹسکی کو اس شرط پر ترکی میں پناہ دوں گا کہ سوویت حکومت اسے میرے ملک میں قتل کرنے کے لیے کوئی سازش اور منصوبہ بندی نہیں کرے گی, اور نہ ہی لیون ٹروٹسکی ترکی کی سیاست میں مداخلت کرے گا, نہ اس کی تحریریں ترکی میں شائع ہوں گی. ایک اقتباس اور پڑھتا ہوں. شہزادوں کے جزیرے میں جہاں بازنطینی شہزادے جلا وطن اور قید کیے جاتے تھے, مگر اب یہاں شہزادوں اور شہنشاہ کا تختہ الٹ کر دنیا میں محنت کشوں کی پہلی ریاست اور انسانی تاریخ کے سب سے بڑے انقلاب کا بانی جلا وطن گھر میں بند کر دیا گیا. سرخ فوج کا بانی لیون ٹروٹسکی.
इस जजीरे में जलावतन होकर आया तो इस जजीरे में ज़ारे रूस की सफ़ेद फ़ौज के कई आला अफसर भी जलावतनी की ज़िंदगी गुजार रहे थे, जो लेनिन और ट्रॉट्स्की के इंकलाब के बाद यहाँ जलावतन हुए। तुर्क हुकूमत ने बहीरा मरमरा से इन गलियों तक सुर्ख फ़ौज के बानी के लिए सख्त सिक्योरिटी का इंतज़ाम कर रखा था। इसके अलावा यूरोप के मुख्तलिफ कम्युनिस्ट गार्ड भी इसकी हिफाजत पर मामूर थे। 1929 से 1933 तक वो इस घर में जलावतन और नज़रबंद रहा। वो जजीरे में चलने फिरने से ग्रेज करता था। इसे यकीन था कि कातिल हर वक्त उसकी ताक में है। वो सुबह 4 बजे उठता और बहीरा मरमरा के किनारे बैठकर मछली का शिकार करता। ये इसकी वाहद तफरी थी। एक सुर्ख मछली इसकी पसंदीदा थी, जो तुर्कों और लबनानियों में बहुत मकबूल है। लबनानी इस मछली को सुल्तान इब्राहिम और तुर्क इसे बारबोनिया कहते हैं। सुर्ख फौज का बानी लियोन ट्रॉट्स्की इसको रूसी ज़बान में सुर्ख मछली के नाम से पुकारने लगा। शहजादों के जजीरे ब्यूकदा में दुनिया का सबसे बड़ा इंकलाबी अमलन नज़रबंदी का काटने पर मजबूर हुआ। मैं इस इंकलाबी के उजड़े घर के खंडरों को गौर से देखता रहा। वहाँ ना कोई सयाह था और ना ही राहगीर। सुनसान और वीरान खंडर और बंद गली। वहाँ बस बहीरा मरमर की लहरों के उछलने की आवाज़ें थीं। लियोन ट्रॉट्स्की ने यहाँ इस घर में दुनिया की मारूफ तरीन किताबें लिखी, जिनमें अपनी स्वाने उम्री माई लाइफ एन अटेम्प्ट ऑन ऑटोबायोग्राफी और दूसरी मशहूर ज़माना किताब हिस्ट्री ऑफ द रशियन रेवोल्यूशन। ऊपर से पैदल चलते हुए नीचे ब्यूकदा के घंटाघर चौक वापस आया। ये घंटाघर 1923 में आज़ादी के बाद तामीर हुआ। जजीरे में इस्तांबुल की तरह रश नहीं था, इसीलिए रेस्तरानों के मुलाजमीन अपने खानों की लज्जत और कम कीमत मिनतों की शक्ल में बयान कर रहे थे। आप हमारे रेस्तरान तशरीफ़ लाएं। लजीज तुर्क आयरान यानी लस्सी का गिलास खाने के साथ इकराम यानी तोहफ़ा, डोनर कबाब, अदाना कबाब, उबले चावलों के साथ लजीज फसूलिया, वो खाने जो आपको इस्तांबुल में कहीं नहीं मिलेंगे, और गेमलिक वादी का मशहूर ज़माना जैतून। इन रेस्तरानों में यूरोपी, अरबी और ईरानी सियाह खानों से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे। शहजादों की बग्गी सवारी के बाद मेरी जेब में इतनी गुंजाइश नहीं थी कि सादा खुश रोटी ही ले लूँ, इसलिए रेस्तरानों के खानों की खुशबू से ही लुत्फ़अंदोज़ होने पर इक्तफ़ा किया। इसी असना में मेरे कानों में मौज़न की खूबसूरत आवाज़ पड़ी, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर।